नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि कल हमारी चर्चा आपके पूर्व जन्म के अनुसार किस प्रकार के कर्म थे, आप इस जन्म में क्या क्या लेकर के आए हैं, इस पर हो रही थी। तो ये एक आपको अपनी कुंडली को देखने का बहुत ही सरल और आसान तरीका है। जैसा कि कल हमने लग्न के पंचम भाव को जब लग्न बना दिया तो ये हमारा पूर्व जन्म आ जाता है, और पूर्व जन्म के अनुसार हमने इसकी व्याख्या की कि इस व्यक्ति ने अपना पूर्व जन्म किस प्रकार से व्यतीत किया है, और इस जन्म में पूर्व जन्म से ये व्यक्ति क्या क्या लेकर के आया है, ये लग्न बताता है। और इस जन्म में इस व्यक्ति को किस प्रकार का कार्य करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना है, ये नवमांश बताता है। तो कल हमने जैसे कि नवमांश में मकर राशि में मंगल बैठे हुए हैं उच्च के होकर के, तो हमने ये बताया था कि इस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में जो अपनी ऊर्जा को निर्मल और शीतल रखते हुए जो कर्म किया था, जो अपने व्यक्तित्व के निर्माण में कार्य में लिया था, जो अपने धर्म के कार्य में लिया था, जिसको अपना सुख माना था, वही ऊर्जा इस बार इन्हें अपने व्यक्तित्व में लानी है। अर्थात इन्हें अपने सृजन के लिए, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से काम में लेना है, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो इनके सुख भाव पर है, और सुख भाव में इनके शनि और बुध बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मंगल की राशि है और यहाँ पर शनि की राशि है। अर्थात मंगल और शनि ने राशि परिवर्तन किया हुआ है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के घर में स्थापित है। इस प्रकार से मंगल की चतुर्थ दृष्टि हमें बताती है कि जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा का उपयोग करके थक जाता है, या जो भी ऊर्जा का उपयोग करता है, जो भी कर्म करता है, उसके द्वारा जो उसे सुख की प्राप्ति होती है, वह चतुर्थ भाव दिखाता है। और चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि जो कि इनके कर्म के कारक थे, और श्रवण नक्षत्र में इस बार लग्न में इनके स्थापित है। तो श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का होता है, और मंगल इनके अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा नक्षत्र बुध का होता है। तो यहाँ पर मंगल अश्लेषा नक्षत्र में है और चतुर्दृष्टि बुध पर डाल रहे हैं। अश्लेषा एक सर्प है जो कुंडली मारकर बैठा हुआ है, अर्थात ये अपने व्यक्तित्व में एक तरीके से स्थिर होकर के अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे और उसी को अपना सुख मानेंगे। इसी प्रकार से शनि जो कि श्रवण नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का होता है, और चंद्रमा इनके आद्रा नक्षत्र में लग्न में बैठे हुए हैं। अर्थात आद्रा जिसमें नमी है, वही जो इनके पूर्व जन्म में था, इनके व्यक्तित्व में, वही इन्हें इस बार प्राप्त हुआ है। इनका मन निर्मल और कोमल है। इस प्रकार से ये जो शनि है, ये कर्म करने के लिए निर्मल और कोमल स्थिति में रहकर किस प्रकार से श्रवण सुनने के लिए इन्हें कर्म प्रदान कर रहे हैं, और वही इनका सुख है। अर्थात ये जो भी कुछ अपने कर्म के प्रति सुनेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा इनको सुख प्राप्त होगा। ये जैसा भी कर्म करेंगे, ये जैसा भी अपना पराक्रम करेंगे, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, उसके बारे में जो भी चर्चाएं होंगी, जो भी लोग इन्हें जानेंगे, जो भी इनके बारे में, इनके कर्म के बारे में बात करेंगे, कहेंगे, वह इन्हें सुख प्रदान करेगा। और फिर मंगल की सातवीं दृष्टि जब कर्क राशि पर आएगी, तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा यहाँ नवमांश में मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। अर्थात चंद्रमा यहाँ पर अपने आप जो इच्छाएं हैं इनके मन की, वह इनके भीतर है, जिससे ये
अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो इस प्रकार से अपने मन के द्वारा ये अपनी ऊर्जा को निर्मित करेंगे। और आठवीं दृष्टि अष्टम भाव पर होती है, वहाँ सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य इनके नवमांश में 3 नंबर राशि में बैठे हुए हैं। तो वह सूर्य ये बता रहे हैं कि मंगल की जब आठवीं दृष्टि सूर्य पर जाएगी तो वह इन्हें कम्युनिकेशन देगी, कई प्रकार की शाखाएं देगी सेवाएं करने के लिए। ये कई प्रकार से लोगों की सहायता और सेवा कर पाएंगे अपनी आत्मा के द्वारा, अपने कम्युनिकेशन के द्वारा अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। इस प्रकार से मंगल का प्रभाव इन्हें प्राप्त होगा। फिर इनका जो केतु है वह लग्न में जब इनके 8वें घर में था तो वह उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में था और शनि के साथ था। वही केतु जब नवमांश में इनको प्राप्त हुआ तो यही बताता है कि इस जीवन में इन्हें तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, पड़ोसियों का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है। इस प्रकार से केतु ये बताता है, या 12 नंबर राशि लिखी हुई है, 12 नंबर मीन राशि होती है। यह वह को दिखाती है, यह अनंत सागर को दिखाती है, यह वह जल है जहाँ चारों ओर जल ही जल है, अर्थात इनके पराक्रम में अनंत है, ये अपने मूल से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से केतु जो सूर्य के नक्षत्र में थे और वह सूर्य इनके 5वें भाव के स्वामी थे लग्न में और नवमांश में वही 8वें घर के स्वामी बनते हैं। और 8वां घर हमें शीतलता दिखाता है, वह पानी जो ठहराव में है, और सूर्य अग्नि के कारक ग्रह है, अर्थात वह बताता है कि आपका पराक्रम अनंत सागर की तरह होगा, किंतु वहां पर जो शीतलता है उसमें एक ज्वाला होगी, एक ऊर्जा होगी। इस प्रकार से ये केतु इनको इस जीवन में कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, पराक्रम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शनि और बुध की हमने चर्चा की। शुक्र जो कि इनके लग्न में इनको 5वें घर में तुला राशि में प्राप्त हुए थे, वही शुक्र नवमांश में 5म भाव में ही स्थापित है, किंतु वह वृष राशि में है। तुला राशि भी शुक्र की अपनी स्वयं की राशि है और वृष राशि भी शुक्र की अपनी स्वयं की राशि है। वही शुक्र जो इनको विशाखा नक्षत्र में प्राप्त हुए हैं, वह शुक्र 5म भाव में बैठ करके ये बता रहे हैं कि इस बार आपको अपने प्रेम पर, प्यार पर, संतान पर, अपने पूर्व जन्म के कर्मों पर, अपने मंत्र जाप पर, अपनी साधना पर, अपनी चेतना पर जो आपको कर्म करना है वह कर्म शांत रह करके करना है। बैल की भांति अपने कार्य से कार्य रखना है। कोई व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या सुनता है, क्या समझता है, उस पर ध्यान दिए बिना सिर्फ अपने कार्य में रुचि रखनी है, अपनी कला, अपनी विद्या को उजागर करना है, उसके प्रति कर्म करना है। यदि शुक्र जिसका कि वृष राशि में प्रतीक चिन्ह बैल होता है और उस बैल का एक ध्येय होता है अपने कर्म के प्रति निरंतर गति बनाए रखना और किसी से बैर नहीं करना, अर्थात इन्हें अपने जीवन में अपने किसी से बैर नहीं करना है। लेकिन कोई बैर यदि कोई बैल को छेड़ता है तो वह बैल उसे अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ता है। तो इनका प्रेम और प्यार भी ऐसा ही होगा कि ये सबसे के प्रति प्रेम तो रखेंगे, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, लेकिन यदि कोई इन्हें उकसाएगा, परेशान करेगा, इन्हें छेड़ेगा तो फिर ये अपने कर्म के द्वारा उसे अंतिम क्षण तक माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा जो इमोशन के कारक ग्रह हैं वह 8 नंबर राशि में बैठे हुए हैं और 8 नंबर में इमोशन बर्फ बन जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो वह निर्मलता खो देते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं। इस प्रकार से इनमें इमोशन
इनके ठेस पहुंचने पर वह इन्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। सूर्य के बारे में हमने जाना, सूर्य विशाखा नक्षत्र में इन्हें प्राप्त हुआ है और वह सूर्य मिथुन राशि में नवांश में छठे घर में चला गया है। छठा घर सेवा का होता है, अर्थात ये जो भी सेवा करेंगे, जो भी कम्युनिकेशन करेंगे, जो भी लोगों के प्रति अपना भाव रखेंगे, वह भाव आत्मीय होगा, आत्मा के द्वारा सेवा होगी। इस प्रकार से इनका सूर्य वह भी विशाखा नक्षत्र में प्राप्त हुआ है जिसकी कई शाखाएं हों, अर्थात इनके सेवा करने का तरीका, इनका कम्युनिकेट करने का तरीका, इनकी भाषाओं का तरीका कई प्रकार का होगा। ये कई क्षेत्रों में सेवा कर पाएंगे, अपनी आत्मा की शांति प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार से राहु इनके भाग्य भाव में बुध की राशि कन्या राशि में है और राहु जो है इन्हें पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में प्राप्त हुआ है। तो वह राहु ये बताता है कि ये धर्म के प्रति बड़े चिंतित रहेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। पुष्य जो कि अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है शनि का, तो शनि कर्म कारक ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं। तो ये धर्म के प्रति, कर्म के प्रति, नीति नियम के प्रति, डेडिकेशन के प्रति, सेवा के प्रति हमेशा चिंतन और मनन करेंगे। इस प्रकार का राहु इनको प्रभाव देगा। और चंद्रमा, जैसा कि हमने कहा, ये इमोशन का कारक ग्रह है और ये 8 नंबर राशि में है। चंद्रमा 8 नंबर राशि में उस जल में है जो जल बर्फ के तरह ठोस हो गया है, अर्थात इनका मन शक्त है, ये किसी के द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते हैं। ये अपने मन से दृढ़ है, निश्चयी हैं, जो कुछ करना चाहेंगे, जो इनकी इच्छा होगी उसकी ये पूर्ति कर लेंगे, क्योंकि चंद्रमा 8 नंबर राशि में है और 8 नंबर राशि दृढ़ता को दिखाती है। इसी प्रकार से गुरु जो इनके भाग्य भाव में थे, सदविशा राहु के नक्षत्र में थे, जिसकी कई हजारों भुजाएं हों, वह गुरु इनके 12वें भाव में हैं और 9 नंबर राशि धनु राशि में है। धनु राशि लक्ष्य को दिखाती है और 12वां भाव अनंत को दिखाता है और गुरु ज्ञान को दिखाता है। अर्थात इनका इस जीवन में जीने का उद्देश्य अनंत ज्ञान की ओर है, जिसकी कई भुजाएं हों, कई दिशाएं हों और वह अनंत हो। इस प्रकार से इनका ये जीवन कार्य करने से सार्थक सिद्ध होगा और मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और इन्हें अपने जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से ये हमने देखा कि किस प्रकार से आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। पंचम भाव को आप अपने लग्न के पंचम भाव को आप लग्न बना लें, तो लग्न बनाने से आपका पूर्व जन्म आ जाता है और लग्न के साथ मिले हुए नवमांश को देखें तो आपके इस जीवन में आपको किस ग्रह को किस तरीके से कार्य में लेना है, यह आपको बताता है। और इस प्रकार से आप अपना जीवन यापन करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त करके मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।